हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं SKMU UG सेमेस्टर 2 24-28 के लिए एग्ज़ाम की तैयारी। तो आज हम पढ़ेंगे मेजर 2 जियोग्राफी का यूनिट 1 का कंप्लीट नोट्स। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड में शेयर और एक लाइक ज़रूर से कर देना। तो चलिए पहले हम सिलेबस को देखते हैं, फिर हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है आप लोगों का सेमेस्टर 2 का सिलेबस। यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है मेजर कोर्स मेजर 2 और यहाँ पर आपको पढ़ना है फिजिकल जियोग्राफी। आपको फिजिकल जियोग्राफी पढ़ना है। और देखिए कोर्स कंटेंट में यूनिट 1 में आपको जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना है और यहाँ पर आपको नेचर एंड स्कोप, ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम, अर्थ, इंटीरियर स्ट्रक्चर एंड इसोटेसी, अर्थ मूवमेंट, प्लेनेट एंड टाइप ऑफ फोल्डर्स एंड फीचर, अर्थक्वेक और वोल्केनो के बारे में पढ़ना है यूनिट 1 में। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर आपका यूनिट 1 जियोमॉर्फोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। और पहला क्वेश्चन है आप लोगों का भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी स्वरूप एवं क्षेत्र बताए। तो आंसर है भू आकृति विज्ञान भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न स्थल रूपों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, पठार, तटीय क्षेत्र आदि का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इस विज्ञान में यह समझने का प्रयास किया जाता है कि स्थल रूप किन शक्तियों और प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बने हैं तथा समय के साथ इनमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है। भू आकृति विज्ञान पृथ्वी की बाह्य आकृति, उसकी संरचना और स्थल रूपों के विकास की व्याख्या करता है। नीचे दिया गया है भू आकृति विज्ञान का स्वरूप बहुआयामी एवं गतिशील है। भू आकृति विज्ञान का स्वरूप कैसा है? बहुआयामी एवं गतिशील। यह एक वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक विज्ञान है जिसमें प्राकृतिक नियमों, कारण परिणाम संबंध और भौतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें अंतर्जात शक्तियाँ जैसे प्लेट विवर्तनिकी, भूकंप, ज्वालामुखी, बलन और भ्रंश तथा बहिर्जात शक्तियाँ जैसे नदी, हिमनद, पर्वत, नदी, हिमनद, बहिर्जात शक्तियों में क्या है? जैसे नदी, हिमनद, पवन, समुद्री तरंगे और अपक्षय या अध्ययन किया जाता है। अपक्षय का अध्ययन किया जाता है। यह विज्ञान स्थिर न होकर परिवर्तनशील है क्योंकि पृथ्वी की सतह निरंतर निर्माण और क्षरण की प्रक्रिया से गुजरती है। भू आकृति विज्ञान का संबंध भू विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन से भी घनिष्ठ है। भू आकृति विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना, समस्थैतिक संतुलन, महाद्वीपीय विस्थापन एवं प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। साथ ही पर्वतीय, नदीय और मरुस्थलीय, हिमानी एवं तटीय स्थल रूपों के निर्माण और विकास का विश्लेषण किया जाता है। आधुनिक समय में भू आकृति विज्ञान का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन की पूर्वानुमान एवं प्रबंधन, भूमि उपयोग योजना, जल संसाधन विकास और पर्यावरण संरक्षण में भी किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भू आकृति विज्ञान न केवल पृथ्वी की सतह को समझने में सहायक है बल्कि जीवन और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये था आप लोगों का भू आकृति विज्ञान का स्वरूप एवं क्षेत्र। अब देखिए दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सौरमंडल की उत्पत्ति का नीहारिका सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सौरमंडल की उत्पत्ति का नीहारिका सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन आंसर दिया गया है, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों में नीहारिका सिद्धांत का विशेष महत्व है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम इमैनुअल कांट, नाम को आपको याद रखना है, इमैनुअल कांट ने किया था, जिसे बाद में लाप्लास ने व्यवस्थित एवं विकसित रूप से प्रदान किया। तो लाप्लास ने क्या किया था? इसे व्यवस्थित एवं विकसित रूप से प्रदान किया। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल की उत्पत्ति एवं विशाल गर्म एवं घूर्णनशील गैसीय बादल से हुई, जिसे नीहारिका कहा जाता है। ये सब आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा।
निहारिका सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में अंतरिक्ष में हाइड्रोजन, हीलियम तथा अन्य गैसों से बना एक विशाल निहारिका विद्यमान था। यह निहारिका अत्यधिक गर्म तथा तीव्र गति से घूम रही थी। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह निहारिका सिकुड़ने लगी। जैसे जैसे निहारिका का संकुचन हुआ, संकुचन मतलब छोटा होता गया, उसका घूर्णन वेग बढ़ता गया और उसके बाहरी भागों में से छल्ले अलग होने लगे। इन छल्लों से धीरे धीरे ग्रहों का निर्माण हुआ, जबकि निहारिका का केंद्रीय भाग और अधिक संकुचित होकर सूर्य के रूप में विकसित हुआ। तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, निहारिका का केंद्रीय भाग और अधिक संकुचित होकर सूर्य के रूप में विकसित हो गया। तो जो निहारिका था वह और छोटा होता गया और वह धीरे धीरे सूर्य का रूप ले लिया। इस गैसीय छल्लों के भीतर पदार्थ के संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिससे छोटे छोटे पिंड बने जिन्हें ग्रहाणु कहा गया। आपसी टकराव और आकर्षण के परिणाम स्वरूप में ये ग्रहाणु बड़े होकर ग्रह के रूप में विकसित हुए। इसी प्रक्रिया से उपग्रहों, क्षुद्रग्रहों और धूमकेतु का भी निर्माण हुआ। इसी प्रक्रिया से क्या हुआ, उपग्रहों, क्षुद्रग्रहों और धूमकेतुओं का भी निर्माण हुआ। इस प्रकार सौरमंडल के सभी ग्रह लगभग एक ही समतल में तथा सूर्य के चारों ओर एक ही दिशा में परिक्रमा करते हैं, जो इस सिद्धांत की एक प्रमुख विशेषता है। निहारिका सिद्धांत की विशेषता यह है कि यह सौरमंडल की संरचना, ग्रहों की कक्षाओं तथा इसके समान घूर्णन दिशा की तार्किक व्याख्या करता है। यद्यपि इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं भी है, फिर भी सौरमंडल की उत्पत्ति को समझाने के लिए इसे एक महत्वपूर्ण एवं आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। तो ये था आपका निहारिका सिद्धांत। अब देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का प्रत्यक्ष अध्ययन संभव नहीं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का प्रत्यक्ष अध्ययन संभव नहीं, इसीलिए इसके विषय में जानकारी हमें भूकंपीय तरंगों, ज्वालामुखी पदार्थों तथा गुरुत्वाकर्षण एवं चुंबकीय अध्ययनों से प्राप्त होती है। इस वैज्ञानिक आधारों पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सामान्य 3 प्रमुख परतों में विभाजित किया जाता है। पहला परत है भूप्रपट्टी, जिसे क्रस्ट कहते हैं, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। इन परतों में विभाजित किया गया है, भूप्रपट्टी, मेंटल और कोर। तो भूप्रपट्टी, मेंटल और कोर में विभाजित किया गया है। अब देखिए भूप्रपट्टी क्या है। भूप्रपट्टी मतलब क्रस्ट किसे कहते हैं। तो भूप्रपट्टी पृथ्वी की सबसे बाहरी एवं पतली परत है। भूप्रपट्टी पृथ्वी की सबसे बाहरी एवं गहरी परत है। तो इसकी औसत मोटाई महाद्वीपीय भागों से लगभग 30 से 40 किलोमीटर तथा महासागरीय भागों में लगभग 5 से 10 किलोमीटर पाई जाती है। महाद्वीपीय भागों में 30 से 40 किलोमीटर तक तथा महासागरीय भागों में ये 5 से 10 किलोमीटर तक पाई जाती है। महाद्वीपीय भूप्रपट्टी मुख्यतः सियाल, जो सिलिका एवं एल्यूमिनियम से बना है, सियाल से बनी होती है, जबकि महासागरीय भूप्रपट्टी में सीमा, सिलिका एवं मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। यही परत मानव जीवन एवं विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का आधार है। दूसरा है मेंटल। भूप्रपट्टी के नीचे स्थित परत को मेंटल कहा जाता है। भूप्रपट्टी के नीचे स्थित मतलब भूप्रपट्टी पहले है, उसके नीचे क्या है, मेंटल। देखिए मैं आपको इसको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह का पृथ्वी है और यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भूप्रपट्टी, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। तो कहा पहले भूप्रपट्टी है, उसके बाद क्या है, मेंटल। तो मेंटल वही बताया गया है कि भूप्रपट्टी के नीचे स्थित परत को मेंटल कहा जाता है, जिसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है। यह परत मुख्यतः भारी खनिजों एवं मैग्नीशियम तथा लोहे के युक्त सिलिकेट पदार्थों से बनी होती है। मेंटल में ऊपरी भाग को स्टेनोस्फीयर कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है। मेंटल के ऊपरी भाग को स्टेनोस्फीयर कहा जाता है, जो अर्ध द्रव अवस्था में होती है। अर्ध द्रव अवस्था में, पूरा द्रव नहीं होता, अर्ध द्रव अवस्था में होती है। यही भाग प्लेट विवर्तनिकी की गतिविधियों का प्रमुख क्षेत्र है तथा ज्वालामुखी मैग्मा का स्रोत भी यहीं से होता है। तीसरा है कोर।
कोर पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, जबकि गहराई लगभग 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक लगभग 6371 किलोमीटर तक मानी जाती है। यह परत मुख्यतः निकेल तथा लोहा से बनी होती है, इसे नीफे कहा जाता है। कोर को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसे बाह्य और आंतरिक कोर। बाह्य कोर और आंतरिक कोर में विभाजित किया जाता है। बाह्य कोर द्रव अवस्था में होता है, जबकि आंतरिक कोर ठोस अवस्था में। बाह्य कोर क्या होता है? द्रव अवस्था में, और आंतरिक कोर ठोस अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में उत्पत्ति का मुख्य कारण भी कोर की गतिविधियां मानी जाती है। इस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं वाली परतों से बनी। इन परतों की जानकारी भूआकृति प्रक्रियाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी एवं प्लेट विवर्तनिकी को समझने में अत्यंत सहायक सिद्ध होती है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत समझाए। ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन है शायद। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पृथ्वी की सतह पर होने वाली प्रमुख भूआकृति क्रियाओं की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भूपपटी एवं ऊपरी मेंटल का कठोर भाग, जिसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। ये जो इम्पोर्टेंट नाम है जिसे मैंने हाईलाइट करके रखा है, इसको आपको याद रखना है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भूपपटी एवं ऊपरी मेंटल के ठोस भाग को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहा जाता है। कई बड़े और छोटे खंडों में विभाजित है। इन खंडों को प्लेट कहा जाता है, जो अर्ध द्रव अवस्था में स्टेनोस्फीयर पर तैरती रहती है तथा निरंतर गतिशील रहती है। इस सिद्धांत का विकास 1960 के दशक में हुआ था। यह वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का परिष्कृत रूप माना जाता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार प्लेटों की गति का मुख्य कारण प्लेट्स में उत्पन्न होने वाली संवहन धाराएं हैं। यह धाराएं प्लेटों को एक दूसरे की ओर एक दूसरे से दूर धकेलती है, जिससे विभिन्न भूआकृतिक घटनाएं घटित होती है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा भूकंप, इसका उदाहरण क्या है? जैसे कि भूआकृतिक घटनाएं घटित होती है, जैसे कि भूकंप। प्लेटों की गति के आधार पर प्लेट सीमाओं के 3 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया गया है। प्रत्यक्ष सम्मिलन प्लेट सीमा, जहां दो प्लेटें आमने सामने टकराती है। जैसे दो प्लेटें आमने सामने टकराती है, ऐसे एक आएगा और ऐसे एक आएगा, तो दो प्लेटें आमने सामने टकराती है। इससे पर्वत निर्माण, गहरी समुद्री खाइयाँ तथा तीव्र भूकंप उत्पन्न होते हैं। द्वितीय अपसरण प्लेट सीमा, जहां प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती मतलब एक इधर से जाएगा और एक इधर से, दो सीमाएं दूर हटती है, जिसके परिणाम स्वरूप मैग्मा ऊपर आकर नई भूपपटी का निर्माण करता है, जैसे मध्य महासागरीय कटक। और तृतीय परिवर्तनशील प्लेट सीमा है, जहां प्लेटें एक दूसरे के समांतर खिसकती है, जिससे भूकंप उत्पन्न होता है, परंतु ना तो भूपपटी का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनेक प्रमाण मिलते हैं, जैसे महाद्वीपों का परस्पर पूरक होना, समान जीवाश्मों का विभिन्न महाद्वीपों पर पाया जाना, महाद्वीपीय तल के चुंबकीय पट्टे तथा भूकंप और ज्वालामुखियों का प्लेट सीमाओं के साथ वितरण। यह सिद्धांत पर्वत निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी, महासागरीय विस्तार एवं महाद्वीपीय गति जैसे प्रक्रियाओं का संग्रह व्याख्या करता है। इस प्रकार प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पृथ्वी की गतिशील प्रकृति को समझने की कुंजी है और आधुनिक भूआकृति अध्ययन का आधारशिला माना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है, भूकंप क्या है और इसके कारण। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भूकंप पृथ्वी की सतह पर अचानक उत्पन्न होने वाली कंपन या झटकों की प्राकृतिक घटना है, जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में संचित ऊर्जा के अचानक मुक्त होने के कारण उत्पन्न होती है। जब पृथ्वी की पपटी में स्थित चट्टानें अत्यधिक तनाव को सहन नहीं कर पाती और टूटकर खिसक जाती है, तब उत्पन्न ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर फैलती है, जिसे हम भूकंप के रूप में अनुभव करते हैं।
जिस स्थान से भूकंप की ऊर्जा निकलती है उसे केंद्र कहते हैं तथा जिसके ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को ऊपरी केंद्र कहा जाता है। जैसे देखिए ये मतलब स्थल है और यहाँ पर एक भूकंप निकलता है, यहाँ से भूकंप को केंद्र कहा जाता है और यहाँ पर जहाँ मतलब महसूस होता है भूकंप उसे कहते हैं ऊपरी केंद्र। भूकंप उत्पन्न होने की प्रमुख कारण निम्नलिखित है। जैसे प्लेट विवर्तन की प्रक्रिया। भूकंप उत्पन्न होने का कारण क्या है? प्लेट विवर्तन की प्रक्रिया। एक कारण है प्लेट विवर्तन की प्रक्रिया। जैसे प्लेट विवर्तन की भूकंप का सबसे प्रमुख कारण है जब पृथ्वी की लिथोस्फीयर प्लेट सम्मिलन, अपसरण या परिवर्तनशील सीमाओं पर आपस में टकराती है, दूर हटती है या खिसकती है तो प्रॉपर्टी में तनाव उत्पन्न होता है। यह तनाव जब अचानक मुक्त होती है तब तीव्र भूकंप उत्पन्न होती है। दूसरा है भ्रंश क्रिया या इसे भ्रंशन क्रिया भी कहा जाता है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में स्थित भ्रंश रेखाओं के सहारे जब चट्टानें अचानक खिसकती है तो भूकंप उत्पन्न होती है। जैसे भूकंपों को टेक्टोनिक भूकंप कहा जाता है और ये सबसे अधिक विनाशकारी होती है। तीसरा है ज्वालामुखी गतिविधियाँ। ज्वालामुखी विस्फोट के समय मैग्मा के ऊपर उठने और गैसों के दबाव के कारण हल्के माध्यम तीव्रता में भूकंप उत्पन्न होती है, जिसे ज्वालामुखी भूकंप कहा जाता है। जब ज्वालामुखी मतलब फटता है तब उसमें उठने वाले गैसों का दबाव के कारण हल्के माध्यम से तीव्रता से भूकंप उत्पन्न हो जाता है। चौथा है पृथ्वी के भीतर संकुचन एवं समायोजन। पृथ्वी के आंतरिक भागों में तापीय परिवर्तन, संकुचन तथा समस्थैतिक समायोजन के कारण भी कभी कभी भूकंप उत्पन्न होती है। पांचवा कारण है मानवीय कारण। आधुनिक काल में बांधों का निर्माण, खनन कार्य, परमाणु विस्फोटक तथा बड़े जलाशयों में जल का भराव भी कृत्रिम भूकंपों का कारण बनता है, जिसे प्रेरित भूकंप कहा जाता है। जैसे देखिए विस्फोटक कहीं खनिज निकालने के लिए विस्फोटक किया जाता है तो ये मानवीय कारण हो सकता है भूकंप उत्पन्न होने का। इस प्रकार भूकंप पृथ्वी की आंतरिक गतिशील प्रक्रियाओं का परिणाम है। इसकी उत्पत्ति के कारण को समझना आपदा प्रबंधन, भवन निर्माण एवं मानव सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। और देखिए एक क्वेश्चन है ज्वालामुखी क्या है, इसके प्रकार बताइए। तो ज्वालामुखी को इंग्लिश में कहते हैं वोल्केनो। तो ज्वालामुखी पृथ्वी के प्रॉपर्टी में स्थित वह प्राकृतिक छिद्र या दरार है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भागों में उपस्थित अत्यधिक गर्म द्रव मैग्मा, जिसे मैग्मा कहते हैं, जो तरल पदार्थ निकलता है ज्वालामुखी से उसे क्या कहते हैं? मैग्मा। गैसें एवं राख अचानक या धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर निकलते हैं। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है तो उसे लावा कहा जाता है। मतलब जब ज्वालामुखी के अंदर ये रहता है, एक मिनट, ज्वालामुखी नहीं हुआ ये, देखिए ऐसे ज्वालामुखी होता है, ऐसे एक छिद्र होता है और ये ज्वालामुखी जब इसके अंदर रहता है लावा तो इसे कहते हैं मैग्मा, और जब बाहर आ जाता है तो इसे हम लावा कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों का प्रमुख रूप है। इससे पृथ्वी की सतह पर अचानक नए स्थलों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी को उसकी सक्रियता, उद्गार की उत्पत्ति एवं आकार के आधार पर विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? सक्रियता, उद्गार की उत्पत्ति और आकार के आधार पर। तो देखिए पहला है सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। ये ज्वालामुखी जिनके वर्तमान समय में या ऐतिहासिक काल में लावा, गैसें एवं राख निकलती रही, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। जैसे माउंट एटना जो इटली में है और माउंट फूजी जो जापान में है, इसका उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। दूसरा है सुप्त ज्वालामुखी या इसे सुसुप्त ज्वालामुखी भी कहते हैं। वे ज्वालामुखी जिनमें लंबे समय तक कोई उद्गार नहीं हुआ है, मतलब ऐसा ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय तक मतलब कि लावा नहीं निकला है परंतु भविष्य में विस्फोट होने की संभावना है, मतलब भविष्य में इसके फटने की संभावना होती है, उसे सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे माउंट किलिमांजारो।
तीसरा क्या है, निष्कर्षी या मृत ज्वालामुखी, वे ज्वालामुखी जिसमें उद्गार की कोई संभावना नहीं रहती उसे निष्क्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब कि वह ज्वालामुखी पूरा मर चुका है और उसमें अब कोई विस्फोट नहीं होता है। दूसरा है उद्गार की प्रकृति के आधार पर ज्वालामुखी, तो केंद्रीय उद्गार ज्वालामुखी जिसमें लावा एक केंद्रीय मुख से बाहर निकलता है। दूसरा है उद्गार ज्वालामुखी जिसमें लावा लंबी दरारों से बाहर निकलता है, जैसे डेक्कन ट्रैप। तीसरा है आकार एवं संरचना के आधार पर ज्वालामुखी, तो सील्ड ज्वालामुखी कम ढाल वाले विस्तृत क्षेत्र में जैसे फैले ज्वालामुखी, कम ढाल वाले विस्तृत क्षेत्र में फैले ज्वालामुखी। ख है शंक्वाकार, शंकु आकार, मतलब शंकु के आकार का ज्वालामुखी ऐसे होता है। शंकु के नहीं, ये उल्टा हो गया, थोड़ा ऐसे होता पूरा शंकु के आकार और यहाँ थोड़ा खुला रहता है। तो शंकु आकार ज्वालामुखी राख एवं लावा से बने तीव्र ढाल वाले ज्वालामुखी। और ग है मिश्रित ज्वालामुखी, लावा एवं राख की वैकल्पिक परतों से बने ज्वालामुखी, यह है मिश्रित ज्वालामुखी। तो ये था आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार ज्वालामुखी पृथ्वी की आंतरिक संरचना और प्लेट विवर्तन की गतिविधियों से गहराई से जुड़े हुए हैं। इसके अध्ययन से न केवल भू आकृति प्रक्रियाओं की समझ बढ़ती है बल्कि आपदा प्रबंधन एवं प्रक्रिया संसाधनों के विकास में भी सहायक मिलती है। तो ये था आप लोगों का यूनिट 1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा यूनिट 2।